हम अब घर घर में, शहरों में तो हमारी व्यवस्थाएं हॉस्पिटल वगैरह सारे पर्याप्त हमने बताए, गांव में भी हमारे जितने CHCs कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स ये बने हुए थे, लेकिन इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे कि हम हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते। अब धीरे धीरे गाँव में फैलना शुरू हुआ। अब कोविड गाँव में जब फैलना शुरू हुआ तभी विचार आया कि हमको बिल्कुल नीचे डाउन लेवल पर हर घर में जाकर के लोगों की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तब हमने 8000 टीमें, जिसमें आंगनवाड़ीज़ हैं, जिसमें आशा वर्कर्स हैं, जिसमें हमारे वॉलंटियर्स हैं, जिसके अंदर हमने एजुकेशन के कुछ लोग भी लगाए हैं जो खास करके साइंस ग्रेजुएट्स हैं, उनको थोड़ी ट्रेनिंग दे करके 8000 टीमें बनाई गई ताकि घर घर जा करके हर व्यक्ति का वो यानी प्रारंभिक जो जांच है वो करनी चाहिए। उसमें से अगर कोई लक्षण ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो उनको आगे बढ़ाना चाहिए। आज मुझे खुशी है कि उनमें से यानी हमारे 6500 गाँव में से लगभग 5000 गाँव में हमारी टीमें पहुंच चुकी हैं और वहां हमने 1100 के आसपास आइसोलेशन सेंटर्स भी बनाए हैं। अभी लगभग 20 लाख परिवारों में हमारी टीमें जा चुकी हैं आउट ऑफ 60 लाख फैमिलीज़, और 80 लाख लोगों को उनको टेस्ट किया जा चुका है। ये टीमें लगातार काम कर रही हैं, बहुत दूर नहीं, 15 मई से ही हमारा ये काम शुरू हुआ। आज हम 24 मई, 8-9 दिन के अंदर ये सारा यानी हमने काम किया। आने वाले 10 दिन के अंदर मैं समझता हूँ कि स्पीड से चलेंगे, हम पूरी गाँव की आबादी को और उसमें हम कवर कर लेंगे। और उसमें एक विशेष बात ध्यान देने लायक यह है कि लगभग 3000 लोग ऐसे मिले इस सारे अभियान में जो कोविड पॉजिटिव थे, और उनको ला करके फिर उनको जहाँ भी कहीं रखना था, उनको आइसोलेशन सेंटर में रखना था या उनको PHC में, CHC में ऑक्सीजन के जहाँ बेड्स है अथवा जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जैसी जिसकी स्थिति थी उसको हम ले जा करके वहाँ इलाज करा रहे हैं। कल्पना करें कि अगर ये 3000 लोग हम ना ढूंढ पाते तो ये 3000 भी कई लोगों को प्रभावित करते और शायद कई हज़ार लोगों को और ही पॉजिटिव करते। तो रूट लेवल पर जा कर के इनको ढूंढने का काम हम कर रहे हैं। होम आइसोलेशन, लगभग 90,000 लोग हमारे होम आइसोलेशन में कोविड पॉजिटिव रहे हैं, काफ़ी उसमें ठीक हो गए हैं। आज भी जो कोविड पॉजिटिव ऐसे होम आइसोलेशन में हैं उनको होम आइसोलेशन किट्स दे रहे हैं हम। किट्स के अंदर ऑक्सीमीटर है, थर्मामीटर है, दवाइयाँ हैं और भाप लेने के लिए स्टीमर, तो ऐसे सारी चीज़ें हम घरों में पहुँचा रहे हैं। और इन सब कामों को करने के लिए हमको आज विश्वास है कि हम इस वेव के चेन को यहीं तोड़ेंगे। हमने ऑक्सीजन का संकट एक आया था, उसमें से भी पार पा लिया। ऑक्सीजन का संकट, हमने उसकी राशनिंग भी की, लेकिन धीरे धीरे सारे देश में प्रयत्न करने के बाद ऑक्सीजन का हमने बहुत दूर दूर से अपने यहाँ यानी इंपोर्ट करने का भी काम किया। हरियाणा में ऑक्सीजन बनती है, फिर भी जो हरियाणा और उत्तरी भारत के राज्य थे उसमें ऑक्सीजन पूरी नहीं होती थी। हमने उसको जामनगर से मंगवाया, हमने उसको उड़ीसा से मंगवाया, जितने हमारे सेंटर्स हैं, रुड़की है, भिवाड़ी है, ऐसे सब सेंटर्स से ऑक्सीजन ला करके हमारी आवश्यकता तो भले 400 मीट्रिक टन से ज़्यादा हो गई थी, लेकिन हमने अपना 300 मीट्रिक टन के अंदर अंदर उसका राशनिंग करके उसका काम चलाया। आज पोजीशन ठीक अच्छी है। बाद में हमको बहुत बड़ी सपोर्ट आप जैसे लोगों से, जो कॉर्पोरेट जगत के जितने लोग हैं उसमें CSR के माध्यम से हमको बहुत सी चीज़ें मिली। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हमको मिले, ऑक्सीजन प्रोडक्शन के हमको PSCs मिले हैं, हमको वेंटिलेटर्स हमको मिले हैं, हमको बहुत सी चीज़ें ऐसी, दवाइयाँ बहुत मिली हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको बाहर से मिली हैं और उस सब के माध्यम से मैं कह सकता हूँ मैंने अपनी आज की पोजीशन को तो कवर किया है, लेकिन आगे भी इसको रोकना है, चेन ब्रेक करनी है। चेन ब्रेक करने के लिए ये जो नया कार्यक्रम आज दिया गया फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जिसमें एक प्रकार से ऑनलाइन डॉक्टर्स, खास करके स्टूडेंट्स को हमने उपयोग जो किया है, इसमें 200 स्टूडेंट्स लगातार ये ऑनलाइन संपर्क करेंगे, लोगों से जानकारियाँ लेंगे और फिर उनके ऊपर जो सुपरवाइज़र लगेंगे, वो सुपरवाइज़र जो डॉक्टर्स हैं उनको गाइडेंस देंगे, उनको कंसल्टेंसी देंगे कि कौन सी दवाई करनी है, उनके टेस्ट कराने हैं, टेस्ट करा करके उनको लेके आना। एम्बुलेंसेज, इसका भी हमने विचार किया, तो एम्बुलेंसेज का भी एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाया गया है। हमारे यहाँ एम्बुलेंसेज वैसे बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन काम चलाने के लिए पर्याप्त थी। फिर भी हमको जो सपोर्ट मिली, कई विभागों ने सपोर्ट किया, यानी रोडवेज ने भी, हरियाणा रोडवेज ने कहा कि हमारे पास जितनी AC बसेस खड़ी हैं या जितनी हमारी मिनी बसेस है, उनको आप एम्बुलेंसेज बना करके उपयोग करिए। 110 हरियाणा रोडवेज की जो मिनी बसेस है उनको कन्वर्ट किया एम्बुलेंसेज में। 25 हमारी AC बसेस हैं, AC बसेस को 6-6 बेड्स लगा करके एक हॉस्पिटल का रूप दिया गया कि और कुछ नहीं तो 150 बेड्स इसमें हम लगाएंगे। ऑक्सीजन का जब संकट आया तो इसमें एक विचार और बना कि हम लोग जहाँ ऑक्सीजन हमें यानी प्राप्त होती है गैसियस फॉर्म,
क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन तो हम ट्रांसपोर्ट करके कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन गैशियस फॉर्म की जो ऑक्सीजन है दैट कांट बी ट्रांसपोर्टेड। तो इसलिए क्यों नहीं कहते प्यासे के पास कुएं के लो जाओ। इसलिए हम अपने पेशेंट्स को वहाँ जो गैशियस फॉर्म की ऑक्सीजन है वहीं पर हॉस्पिटल बनाएं। तो 2 हॉस्पिटल हमने फर्स्ट टाइम इन इंडिया ये बनाए गए हैं कि एक पानीपत में, एक हिसार में, जहाँ गैशियस ऑक्सीजन उपलब्ध है, पर्याप्त है। हमने 500 बेड के हॉस्पिटल्स वहाँ बनाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए और हमने काम किए, बहुत प्रयास किए, लेकिन आज आवश्यकता ये है कि इस चीज़ को कैसे क्योंकि वायरस ऐसी चीज़ है जिसको जड़ से ना ख़त्म किया जाए तो कब ये उभर करके वापस आ जाएगा। और जब एक बार आगे बढ़ना शुरू करता तो इट मल्टीप्लाइज यानी ज्योमेट्रिकली, तो ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करता तो किस प्रकार का प्रभाव कितना पड़ेगा उसको हमको रोकना होगा। पोस्ट कोविड अफेक्ट्स, उसके अंदर एक अफेक्ट जो सबसे खतरनाक अब आगे उभर रहा है वो है ब्लैक फंगस। कहीं कहीं वाइट फंगस की बातें भी आ रही हैं। तो ये ब्लैक फंगस को भी हमको चेक करना है। डॉक्टर ध्रुव बैठे हैं, ये हमारे कोविड सारे के नोडल ऑफिसर हैं एक प्रकार से, तो नोडल अधिकारी के नाते से इनको और एक डॉक्टर्स की जो टीम है ये लगातार बैठती भी है और हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए। थर्ड वेव जो आ रही है तो थर्ड वेव में ऐसा बता रहे हैं कि ये बच्चों के ऊपर ज़्यादा अटैक कर सकती है। तो हमारा पीडियाट्रिक्स का भी जो विज्ञान है इसको भी हमको आगे बढ़ाना होगा। बच्चों के लिए वार्ड्स हैं, बच्चों के लिए बेड्स हैं, वो सारे भी आज ही हमको तैयारी करनी होगी, सोचना होगा। हमारी एक टीम ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है ताकि हम मौके पर फिर पछताए नहीं। इसलिए पूर्व तैयारी जितनी आवश्यक है उसको भी हमको ये करना होगा। इन कामों को करने के लिए तो विशेष प्रकार की एक भावना ये चाहिए होती है और उसमें भी हमें ऐसे काम जब प्रेरणा मिलती है तो जब कभी हमें कोई चैलेंज लगता है, जब कभी लगता है कोई निराशा का कोई वातावरण आ गया, इसको हमने कैसे ठीक करना है, तो मैं अपनी सारी टीम को हमेशा एक ही वाक्य कहा करता हूँ कि चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। जहाँ दीपक है वहाँ तो है ही है, लेकिन जहाँ अंधेरा है वहाँ दीपक जलाना है। तो उसके बाद भी एक आध व्यक्ति जब ये कहता है कि नहीं जी नहीं, बड़ा मुश्किल है, जैसे होगा कैसे होगा कहाँ होगा, तो मैं फिर कहता हूँ कि माना कि अंधेरा घना है पर दीप जलाना कहाँ मना है। दीप जलाइए, आगे बढ़िए।